So good good afternoon everyone. Welcome to the Northeast PSC. In this lecture we are continuing the series of previous year question paper for geography. ठीक है? And in this session सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज ये कहता है कि which of the following are the evidences of just a second. So, which of the following are the evidences of phenomenon of continental drift? ठीक है, इसमें से आपको there are 3 options are given जिसमें से आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा एविडेंस है कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट कर रहा है, कॉन्टिनेंट जो मूव कर रहा है उसके लिए. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 सेइंग दैट द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील coast matches with those from Western Africa. Correct है. The gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. देखो यहाँ पे this is the just a second. ये दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज आपका सॉरी दिस इज साउथ अमेरिका और ये है क्या आपका अफ्रीका. ठीक है, अफ्रीका. तो अगर आप देखोगे कि ये जो ये वाला हिस्सा है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, अगर इसको इसको एक साथ लेके आओगे तो इट लुक्स कि ये दोनों क्या होगा, फिट हो जाएगा इसमें. ठीक है, तो जो ब्राजील से यहाँ से एंड यहाँ पे कहीं पे घाना. ठीक है, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लाटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. Yes, this statement is also true. ठीक है, तो सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर 1 3 1 2 1 2 एंड 3. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नंबर सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट नंबर 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स. chalk is known as very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि chalk is porous and hence can absorb water. yes, chalk is a porous and इसीलिए ये क्या करता है, water absorb कर सकता है. ठीक है, clay is not at all porous. no, clay is also porous. yes, clay is also porous. so आपका स्टेटमेंट नंबर जो है 2 दैट इज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 3 जो है आपका ये है आपका रॉन्ग. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स. इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा. बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. नो, स्टेटमेंट 3 आर नॉट करेक्ट. तो इसके आगे पढ़ने से कोई मतलब है नहीं. अगेन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर करेक्ट. ये भी 3 तो स्टेटमेंट सही है ही नहीं, बट ओनली, तो इसके आगे भी आपको कोई वो नहीं है पढ़ने का. स्टेटमेंट नंबर सी आपका ये कहता है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट. ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स. यस, इस 2 और 3 में से एक ही स्टेटमेंट सही है जो कि आपका कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर 2. स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, रॉन्ग है. and that explains statement 1. that explains statements 1. अच्छा, let's see. chalk is a porous and hence can absorb water. In the context of effect of water on rocks, chalk is known as very permeable. yes, porous है,
ठीक है, इसीलिए क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है वाटर। ठीक है, तो ये जो है आपका पार्ट स्टेटमेंट सेकंड वो स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट दिस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर 3 करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है ना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप अगर देखोगे कि स्टेटमेंट इसका कैसा है, दिस इज द रिसेंट का क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन, एंड मेक श्योर कि इन द अपकमिंग ईयर, या in the upcoming year meaning in 2026 maybe the statement would be different, because these days UPSC is just known for giving shock to the aspirants. ठीक है, so you have to be very much prepare of it, क्योंकि ये चीज़ें होने वाली है, आपको आपको प्रिपेयर होना है पहले से, जो आपको यूपीएससी देने वाला है एग्जाम में उसके लिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इन टेकिंग प्लेस in the Earth's rotation and axis. Statement number 2 says solar flares and associated control mass ejection bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. Yes, this is true. As the Earth's pole ice melt, the water tends to move towards इक्वेटर। यस, ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पोलार आइस कैप्स है ना, दैट इज मेल्टिंग और मेल्ट होने के बाद जो जो आइसोस्टेसी है दैट इज बीइंग डिस्टर्ब इन द सेंस कि जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, आइसोस्टेसी जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ऊपर का पोलार आइस कैप्स है वो जो है मेल्ट होके कहाँ पे आएगा, इक्वेटर की तरफ आएगा। ठीक है, एंड इसमें कह रहा है कि साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट shift in taking place in the earth's rotation and axis. yes, अगर आप साइंटिफिक डेटा को देखोगे तो साइंटिफिक डेटा शोज दैट कि अर्थ का जो रोटेशन है दैट इज बीइंग शिफ्टेड। और क्यों दैट इज बीइंग शिफ्टेड, क्योंकि जो अर्थ का पोलार आइस है, ठीक है, दैट इज बीइंग मेल्टेड, एंड इसी की वजह से जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, और इसकी वजह से अर्थ जो है क्या हो रहा है, वो अपना पाथ चेंज कर रहा है। ठीक है, रोटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, and both of them explain statement 1? No, both of them is not explaining, because statement 2 नंबर जो है इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। both statement 2 and statement 3 are correct. yes, statement 2 and statement 3 तो correct है, but only one of them explain statement 1. yes, this option B is correct answer, because why, आप देखोगे कि जो ये statement 3 है ये justify कर रहा है statement number 1 को। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये कहता है कि स्टेटमेंट नंबर 1, एनादर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर a few kilometers from each other, but when people are waking up getting set for breakfast in these cities it would be different days. देखो ये है आपका, सपोज करो कि दिस इज साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया, और यहां पे ये रीजन है एनादर, एंड दिस इज द नोम इज इन अलास्का। कहां पे, अलास्का। अब यहां पे इसके बीच में देखोगे तो आप क्या है, ISD, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। अगर आप, ये हुआ आपका ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो
वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो तो एक दिन का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो एक दिन का क्या होता है, आपका गेन होता है। ठीक है, तो another in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers apart from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these city it would be different days. yes statement ये जो है ये correct है। when it is Monday in another, ये आपका क्या है, another, यहाँ पे अगर Monday है तो आपको मैंने बताया कि इफ़ यू गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एक दिन क्या होगा, घटेगा, तो इस साइड क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। ठीक है, संडे। इट इज ट्यूसडे इन नोम, यहाँ पे ट्यूसडे नोम में होगा, नहीं यहाँ पे संडे होगा। ठीक है, क्योंकि इफ यू विल गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो देयर वुड बी लॉस ऑफ अ डे, गेटिंग इट। और जैसे ही आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो देयर वुड बी गेन ऑफ अ डे, यहाँ पे लूज। तो दिस स्टेटमेंट नंबर 2 जो कह रहा है कि व्हेन इट इज मंडे इन अनदर इट इज ट्यूसडे इन नोम, इस ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। यस, रेनफॉल जो है एक कारण है किस चीज का, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। यस, रेन वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, एंड अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, स्टेटमेंट नंबर जो है आपका थर्ड भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसमें से स्टेटमेंट 2 भी जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, और स्टेटमेंट 3 भी जो है वो स्टेटमेंट 1 को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ड्यू टू केमिकल वेदरिंग यहाँ पे आप देखोगे कार्बोनेशन है। ठीक है, कार्बोनेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गॉट मिक्स्ड विद सॉइल के एटमॉस्फेयर, सॉइल के ऑक्सीजन के साथ, एंड इट मेक्स कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि वेदरिंग ऑफ रॉक, दैट इज केमिकल वेदरिंग। ठीक है, ऑन एंड रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, weathering of rocks. So both the statement 2 and 3 are true, as well as both 2 and 3 justify the statement number 1. read the ये जो आपका options है उसको, both statement 2 and statement 3 are correct है ये, and both of them explain statement number 1. ठीक है, both of them क्या करता है, justify कर रहा है, explain कर रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आप अगर देखोगे तो पैटर्न आपको यही, इसलिए एमसीक्यूज और इसीलिए खास करके जो पीवाईक्यूज होते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे जैसे आप 2024 से 23 पे जाओगे, 22 पे जाओगे, तो जो क्वेश्चन पहले यूपीएससी वो पूछ रहा था उसका पैटर्न डिफरेंट है, अभी जो पूछ रहा है दैट इज डिफरेंट। मे बी इन द फ्यूचर अगर दे विल आस्क तो उसका कुछ पैटर्न डिफरेंट होगा, सो बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, शॉक के लिए यू शुड बी वेरी मच रेडी। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग्स पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, nitrogen compounds, sulfur compounds. How many of the above are products of volcanic eruption? Only one. So all of them are the प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो पायरोक्लास्टिक डेब्री मतलब क्या, जो आप देखते हो कि आग वाला जो पार्ट है पायरोक्लास्टिक डेब्री वो बाहर निकलता है, उसमें से ऐश एंड डस्ट भी निकलेगा, उसमें से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी निकलेंगे, उसमें से सल्फर के भी कंपाउंड्स निकलेंगे। ठीक है, तो ऑल 4 जो होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट ऑन 21st of June every year, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours? अब ये 21 जून जो है इसका मतलब ये बात कर रहा है समर
सॉल्स्टाइस के बारे में। समर सॉल्स्टाइस हम अभी देख रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस डेट को क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन इज वर्टिकल। ये दिस इज आपका 0 डिग्री, दिस इज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये नीचे वाला, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, कैप्रिकॉन, नॉर्थ में कैंसर, ठीक है। तो 21 ऑफ सितंबर को क्या होता है, सॉरी 21 ऑफ जून को क्या होता है कि सन जो है दैट इज वर्टिकल टू दिस लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इमेजिनरी लाइन, यहां पे सन इज वर्टिकल, ठीक है। तो जब सन इज वर्टिकल तो वहां पे सबसे लंबा दिन होगा, ठीक है। समर सॉल्स्टाइस मतलब डेज वुड बी ग्रेटर दैन 12 आवर्स, ठीक है, एंड नाइट जो होगा वो 12 घंटे से कम का होगा, ठीक है। इक्वेटर पे, यहाँ पे इक्वेटर पे कुछ है नहीं, मतलब सन इज वर्टिकल यहाँ पे, तो 12 घंटे का दिन इस जगह पे ज़्यादा होगा। और इसके ऊपर भी आप देखोगे तो देयर वुड बी मोर देन 12 आवर्स का क्या, डेज। तो इक्वेटर पे होगा क्या, नो इक्वेटर पे नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल अभी कहाँ पे है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नीचे में है, यहाँ पे जो सनलाइट है दैट इज स्लांटिंग, और अगर सनलाइट इज स्लांटिंग इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा का दिन हो नहीं सकता है, ठीक है। आर्कटिक सर्किल, यस आर्कटिक सर्किल। सो ऑप्शन नंबर 2 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। So, moving to the next question, consider the following statement. In a seismograph, P waves recorded earlier than S waves. Yes, this statement is correct. क्यों? क्योंकि P waves जो होता है ना, the P waves which is faster and reach earlier. So that is why it is recorded earlier. So the statement 1 is correct. In P waves, the individual particles vibrate टू एंड फ्रो द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। देखो एक तो पी वेव है, ठीक है, और दूसरा आपका एस वेव है। तो पी वेव में जो पार्टिकल है, सपोज दिस इज पार्टिकल, ये जो है इसका जो मूवमेंट है दैट वुड बी टू एंड फ्रो, इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप एस वेव में देखोगे जो पार्टिकल का डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर, ऐसे करके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एस वेव जो है क्या होगा, द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल, यस दे आर वाइब्रेटिंग एट राइट एंगल्स, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, सो स्टेटमेंट नंबर 2 भी जो है आपका क्या है, करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज दैट द वर्ड डेनिसोवियन और डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू व्हाट। अब देखो डेनिसोवा इज अ केव, डेनिसोवा इज अ केव इन अल्ताई माउंटेन ऑफ रसिया, ठीक है, रसिया, चाइना, मंगोलिया। तो यहां पे क्या है, ये अल्ताई माउंटेन, इसी में क्या है, डेनिसोवा केव। एंड इन दिस केव क्या हुआ, रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन फाउंड, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है डेनिसोवन man. This man was on the earth during the Pleistocene age, ठीक है। तो अब आपको इस पे से क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ने हैं। फॉसिल्स ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर्स, नो इट इज नॉट अ फॉसिल्स ऑफ अ डायनासोर। एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, यस दिस इज जो डेनिसोवन है, समटाइम्स मेंशन होता है मीडिया न्यूज में, तो ये क्या है, ये अर्ली ह्यूमंस जो है इसके बारे में है, डेनिसोवियन मैन। अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नो ये एक
डेनिसोवा केव है, दैट इज फाउंड इन अल्ताई माउंटेन ऑफ रशिया, अ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट? नो. ठीक है, so option number B would be your correct answer. Moving to the next question, which says that which of the is या are the possible consequences of heavy sand mining in river beds? अगर रिवर बेड्स में आप क्या कर रहे हो, सैंड को निकाल रहे हो, ठीक है, सैंड का जो है माइनिंग हो रहा है, तो व्हाट वुड बी द उसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस? डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द वाटर? नो. अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो सैलिनिटी डिक्रीज नहीं करेगा, सैलिनिटी क्या करेगा और इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन इज पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर माइनिंग द सैंड्स तो वहां पे बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, ठीक है, दैट इज रिजल्टेड इनटू द पोल्यूशन ऑफ व्हाट, ग्राउंड वाटर्स. लोअरिंग द वाटर लेवल, यस, इट विल लोअर द वाटर लेवल. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो कौन सा होगा? 2 and 3 आपका करेक्ट आंसर. अब आप देखो इनिशियल स्टेज में जो अभी जो रिसेंट एग्जाम 2025 में हुआ है, ठीक है, 2026 में 2024 में जो हुआ है, तो इस सब में जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते थे आपने देख ही लिया कि किस तरीके के खतरनाक ऑप्शंस वर देयर. लेकिन अगर आप देखोगे पास्ट में 2018-16 तक क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होता था वो लाइक दिस. तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑप्शन है आपके लिए इसीलिए इजी होगा क्योंकि कोई आपको बताने वाला है, लेकिन एट दैट टाइम जब ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा होगा, जब ये ऑप्शंस होंगे, तो ये ऑप्शंस भी क्या होंगे अपने आप में उस टाइम के लिए टफ होंगे, ठीक है. तो इसीलिए मे बी इन द अपकमिंग इन द फ्यूचर मे बी कि जो यूपीएससी है दे विल कम अप विद डिफरेंट ऑप्शंस, वो कुछ और दिमाग लगा के आपको परोसने वाला है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको जो है प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज के लिए पहले से ही, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा है ग्लेशियल साइकिल. यस, ये जो दोनों फेनोमेना है दैट इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखो क्या होता है कि व्हेन द कॉन्टिनेंट्स विल ड्रिफ्ट, व्हेन द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करेगा, जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो इट विल इनकाउंटर मल्टीपल क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड व्हेन इट विल इनकाउंटर मल्टीपल क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो मल्टीपल क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट है, ठीक है. तो दैट इज व्हाई इट विल डू व्हाट, इट विल इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. Understanding it? Again the glacial cycle. Yes, glacial cycle is also influence the evolution of organism. अगर आप आइस एज में देखोगे, तो देयर वाज अ ग्लेशियल पीरियड जहां पे इंटायर जो भी वाटर बॉडी देख रहे हो आप, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ आइस. व्हेन दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो जो वाटर लेवल है किसका, दैट इज ऑफ जो वाटर बॉडी, ओशन, सी सरफेस इसका है, वो क्या हुआ होगा, नीचे आया होगा. मतलब क्या कि जो पहले से लाइफ उस एरिया में होगा वो चेंज हुआ होगा. इजंट इट सो? जैसे ही फिर से अभी ग्लोबल वार्मिंग होगा तो यू आर सीइंग कि जो सी लेवल है दैट इज राइजिंग. व्हेन द सी लेवल इज राइजिंग, तो अगेन जो ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशन क्या होगा, चेंज होगा. सो बोथ the continental drift as well as the glacial cycle is the phenomena which is influencing the evolution of organism. Getting it? Select the correct answer. कौन सा हो जाएगा? Both 1 and 2 is correct. Moving to the next question, which states that variations in the length of the daytime and night time, length of the daytime and night time from season to season are due to. देखो suppose this is sun, right, this is earth and earth, ठीक है. ये earth is tilting, this is equator, earth is tilting on its axis by 23.5 degree, ठीक है. अब देखो
अगर आप सपोज करो कि 3 डायमेंशनल में, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि सपोज दिस इज अ सन, और सन के चारों तरफ क्या है, सन के चारों तरफ आपका अर्थ इज रिवॉल्विंग। व्हेन सन के चारों तरफ अर्थ इज रिवॉल्विंग, और सपोज कि अर्थ जो है आपका, हैड द अर्थ नॉट बिन टिल्टेड, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होता तो चारों साइड जो है सेम डे नाइट, 12 आवर्स डे 12 आवर नाइट्स। लेकिन बिकॉज अर्थ जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज वाई क्या होता है कि सीजन होता है, एंड सीजन के साथ ही साथ जो है लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट जो है वो भी वैरी करता है। तो रीड द ऑप्शन, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, हो सकता है द अर्थ रिवॉल्यूशन राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ on a tilted axis. Yes, revolution of the earth on tilted axis. earth is tilted, ठीक है, अर्थ क्या है, टिल्ट है 23.5 डिग्री, राइट। जब ये टिल्ट है तो आप देखोगे कि सपोज अर्थ जो है अभी यहां पे है, तो ऊपर वाला पार्ट इज गेटिंग ज्यादा अमाउंट में सनलाइट, और यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ द डे जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। जैसे ही ये सपोज कि इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अगर आप देख रहे हो, ठीक है, इधर आ गया, अब क्या है कि जो सदर्न पार्ट है दैट कम्स अंडर किसके, सीधा का सीधा सन के, तो सदर्न पार्ट विल गेट द हायर ग्रेटर लेंथ ऑफ द डे टाइम, ठीक है। बट ऊपर वाला पार्ट जो है, अब जो है यहाँ पे सनलाइट इज टिल्टेड, व्हेन सनलाइट इज टिल्टेड तो यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ द डे जो होगा वो स्मॉलर होगा, गेटिंग इट। सो द बेस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द अबव दिस statement is statement number D, revolution of the earth on a tilted axis, getting it। Question number 13, on the planet earth most of the fresh water exists as ice caps and glaciers, out of the remaining fresh water the largest proportion क्या है, is found in atmosphere as a moisture and clouds, is found in freshwater lakes and rivers, exist as a groundwater, exist as soil moisture। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एग्जिस्ट एज अ ग्राउंड वाटर, इससे कम है आपका फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate movements, rotation of the earth, revolution of the earth, which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth। कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ये जो 1 2 3 4 5 6 दैट कैन ब्रिंग द डायनामिक चेंजेस, कुछ ऐसा डायनामिक हो सकता है इन सब की वजह से। अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस, जियोथर्मल यस, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यस, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से यस, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से यस, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से यस। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से सीजन, ठीक है, सीजन। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस डे एंड नाइट, ठीक है, टाइम। प्लेट मूवमेंट, प्लेट अगर मूव कर रहा है तो इसकी वजह से आप देखोगे कि अर्थक्वेक है, ठीक है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यू विल सी टाइड्स। क्यों टाइड्स क्यों है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी की वजह से कौन सा डायनामिक चेंज आप देख रहे हो, आप देखोगे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स ये है, उसके बाद जो गीजर है, ये सब किसकी वजह से है, जियोथर्मल एनर्जी की वजह से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो सनलाइट है,
इंसोलेशन, इंसोलेशन है तो टेम्परेचर, टेम्परेचर है तो फिर क्या, प्रेशर, प्रेशर है तो फिर विंड का मूवमेंट। तो यू कैन सी कि जितने भी इसमें सारे के ऑप्शंस है 1 2 3 4 5 6, दैट ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 2 3 4 एंड 3 4 5 एंड 6, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज दैट contour building, contour bending is a method of soil conservation used in desert margin liable to strong wind action, low flat plains close to stream course liable to flooding. उसके बाद है scrub lands liable to spread of weed growth, or none of the above. None of the above is the correct answer because कंटूर बंडिंग जो है दैट इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन। ठीक है, माउंटेनियस हिली रीजन, नॉट इन द डेजर्ट, उसके बाद प्लेन, ये सब यहाँ पे नहीं है। स्क्रब लैंड्स इधर नहीं, कहाँ पे? हिली रीजन में। ठीक है, moving to the next question, which one of the following sets of element was primarily responsible for the origin of life on the earth? कौन कौन सा है? अब देखो, जब अर्थ वॉज फॉर्म्ड, अर्ली एटमॉस्फेयर वॉज नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, पहले ऑक्सीजन नहीं था, पहले जो है ऑक्सीजन नहीं था, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम ये तो होएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगेन ये नहीं होगा। तो कार्बन वॉज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो दैट इज वाई दिस इज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगा तभी तो उसका यूज करके जो है नाइट्रिफिकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा होगा और नाइट्रोजन का यूज होगा। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन जो है ये इनिशियल एटमॉस्फेयर में था, एंड दैट वाज द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सॉइल कंजर्वेशन कंसीडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। क्रॉप रोटेशन, यस, क्रॉप रोटेशन जो है दैट हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। सैंड फेंसेस, यस, दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन सॉइल कंजर्वेशन। टेरेसिंग, यस, टेरेसिंग जो है आपका दैट एक्चुअली हैपेंस, ये इट इज़ द प्रैक्टिस इन द हिली रीजन, जहाँ पे अगर मान लो कि सॉइल इरोजन हो रहा है ड्यू टू फ्लड्स, ड्यू टू रेनफॉल, तो अगर टेरेस फार्मिंग करते हैं तो सॉइल कंजर्व होता है। अगर जो बारिश है वो डायरेक्ट स्लोपिंग ना होकर के वो जो है एक चैनल के थ्रू धीरे धीरे नीचे आ जाता है, तो इट एक्चुअली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द और हेल्पिंग और द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका विंड ब्रेक्स, यस, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। सपोज दिस इज योर फील्ड और इसके चारों साइड आपने क्या किया, इसके चारों साइड आपने गार्डन लगा दिया। ठीक है, चारों साइड आपने पेड़ पौधा लगा दिया, तो इनिशियली क्या अगर हो सकता है, अगर मान लो कि इस फील्ड के चारों तरफ ये प्लांट्स नहीं है तो मे बी देयर वुड बी द सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम अगर विंड तेज है तो, लेकिन जैसे ही ये आपका चारों तरफ प्लांट आ गया तो दे विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड्स एंड अल्टीमेटली हेल्पिंग इन सॉइल कंजर्वेशन। सो विच ऑफ द अबव आर कंसीडर अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया? तो कौन सा होगा? 1 2 3 एंड 4, ऑल ऑफ द above. ठीक है, moving to the next question, in the structure of planet earth below the mantle the core is mainly made up of which one of the following? किस चीज का बना हुआ है? आपको पता है नीफे। ठीक है, दैट इज निकेल एंड फेरस, एंड फेरस को ही हम क्या कहते हैं? आयरन। तो आयरन ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, Which one of the following pair is are correctly matched? एक साइड आपका ये थियरी है, लॉ है, और दूसरा है इससे रिलेटेड साइंटिस्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसका है? एडविन हबल का। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स किसका है? एल्फ्रेड वेगनर का। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका है?
एल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है दैट इज किसका है? एल्फ्रेड वेगनर का। ठीक है, एंड दिस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज किसका? एडविन एडविन हबल। ठीक है, एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज किसका? एल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट आपका कौन सा रॉन्ग हो गया? तो आपको क्या चूज करना है? करेक्ट वन। ठीक है, करेक्ट आंसर तो कौन सा है? सिर्फ 3, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग इट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। अगर मान लो कि दिस इज सन, और मैं एक ट्रिक बताता हूं, MVEM दैट इज द निमोनिक्स, MVEM जेसन, जेसन। अब आपसे पूछा जा रहा है किसके बीच में? मार्स एंड यूरेनस के बीच में। तो दिस इज मार्स, ये आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। मार्स एंड यूरेनस के बीच में कौन कौन सा है? जुपिटर एंड सन, सैटर्न। ठीक है, तो जुपिटर एंड सैटर्न वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द सेम फेस ऑफ द मून जो है ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, एंड दिस फेनोमेना इज, इसको हम क्या कहते हैं? टाइडल लॉकिंग। क्या कहते हैं? टाइडल लॉकिंग। ठीक है, और रीजन क्या है? द मून रोटेट्स अबाउट its own axis in 23 days, which is about the same time that takes to orbit the earth। देखो, मून का जो रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस ये 23 डेज में नहीं है, रादर 27.3 डेज। ठीक है, तो रीजन जो है आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू? नहीं, दोनों तो ट्रू नहीं है। फिर से ट्रू? नो। ए इज ट्रू, यस ए इज ट्रू, बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एक्सेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23 टू द जोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। नो, ये जो है आपका 23 डिग्री पे, ये सपोज दिस इज द आपका अर्थ का एक्सिस, एंड ये जो है आपका मैग्नेटिक एक्सिस, इस दोनों के बीच का जो डिग्री है दैट इज 11.5 डिग्री, नॉट द 23 डिग्री। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक डिप। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada. Yes, this is true। ऐसे भी अगर आप ऑप्शन में देखोगे कि which of the following statement जो है आपका ट्रू है, which of the statement above is are true, तो इसमें से एक नंबर वाला खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, दो नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुमना इन साउथ इंडिया। Yes, this is also true। So 2 and 3 जो है आपका is correct answer। ठीक है, next question which says that total land area of earth is approximately 1475 lakh square kilometers। ratio of land area to water area of the earth is approximately 1/4। no, ये 1/4 नहीं है, 1:2 है अप्रोक्सीमेटली। 70% आपको पता है कि वाटर है देयर, एंड 30% के अप्रोक्स में क्या है? तो ये जो है 30% और 70 अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन द पैसिफिक ओशन। दिस इज करेक्ट। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द अर्थ वाटर जो है दैट प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशन। क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर जो है 2 इज
2 इज इनकरेक्ट। तो 2 जो है आपका ये खत्म हो गया इसकी कहानी। यस, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, moving to the next question, which of the following is the correct sequence of the given continent in the decreasing order of their percentage of अर्थ्स लैंड? नॉर्थ अमेरिका, सबसे बड़ा लैंड मास कौन सा है? आप देखोगे अफ्रीका इज ग्रेटर। ठीक है, सो पहले अफ्रीका खोजो। अफ्रीका यहाँ तो होएगा नहीं, ये तो होएगा ही नहीं। अफ्रीका इज हेयर, अफ्रीका इज हेयर। नाउ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका, यूरोप। अब देखो साउथ अमेरिका और यूरोप में अगर देखोगे तो यूरोप जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, है ना। तो यू कैन यूज द कौन सा यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फेनोमेना। डेवलपमेंट ऑफ अ फॉल्ट, मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट, इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्केनिक इरप्शन, उसके बाद है फोल्डिंग ऑफ रॉक्स। विच ऑफ द अबव कॉज अर्थक्वेक्स? इसमें से कौन से हैं जो अर्थक्वेक का कारण है? ऑल ऑफ देम आर द कॉजेज ऑफ क्या, अर्थक्वेक्स। डेवलपमेंट, अगर फॉल्ट कहीं पे डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, अगर कॉन्टिनेंट में अगर कहीं पे फॉल्ट डेवलप हो रहा है, दैट इज रिजल्टिंग इनटू व्हाट, अर्थक्वेक। अगर मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट है, वहां पे भी क्या है, वहां पे भी आपका अर्थक्वेक है। इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, आप देखोगे अगर चाहे वो अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ड्यू टू दैट सुनामी इज देयर, है ना, तो अर्थक्वेक इसकी वजह से भी है। फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, नॉट ओनली दिस, अगर वोल्केनो का इरप्शन आप लैंड पे भी देखते हो तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। जापान हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दीज रीजन आर वेरी मच प्रोन टू व्हाट, अर्थक्वेक ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स, ऑब्वियस सी बात है, रॉक का अगर फोल्ड करोगे तो देयर वुड बी व्हाट, अर्थक्वेक। सो ऑल ऑफ द अबव आर रिजल्टिंग इन द क्या, अर्थक्वेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रेल इरोजन या फिर गली इरोजन? शीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन, गली इरोजन, रेल इरोजन। रेल इरोजन, गली इरोजन, शीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, गली इरोजन, रेल इरोजन, शीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन। देखो मैं आपको एक ही एग्जांपल बताऊंगा कि जो स्प्लैश इरोजन होता है, जो स्प्लैश इरोजन है, दैट इज द अर्ली इरोजन। मतलब जैसे जैसे बारिश की बूंदें गिरती है और अपने साथ जो छोटे छोटे, अपने साथ जो थोड़ा बहुत क्या, जो ऊपर का सॉइल है उसको लेके बाहर जाती है, तो वहीं से क्या होता है, ये सॉइल इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जो है आपका अर्ली इरोजन। अब आप इससे एग्जाम्पल्स, अब इससे जो है आप फाइंड कर सकते हो। इसमें स्प्लैश इरोजन है पहले, इसमें शीट इरोजन है, तो ये पहले होएगा ही नहीं। रेल इरोजन बाद में होगा, गली इरोजन ये भी नहीं। तो ऑप्शन बच क्या जाता है आपके पास, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रेल इरोजन, गली इरोजन। जब हम ये सब जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे तब हम ये सब चीज़ देखेंगे कि क्या होता है स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, व्हाई द चंबल रीजन इज नोन एज द बैडलैंड टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, क्या रीजन है। ठीक है, तो वहां पे ये सब चीज़ वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट मैग्मा आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, water vapor and carbon dioxide are the principal gases dissolved in magma. Basaltic magma is hotter than the silicic magma, जो सिलिका वाला मैग्मा है। The magma solidified between sedimentary rock in a horizontal position is known as dike.
ठीक है। तो मोस्ट मैग्मा आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जब आप मैग्मा को देखोगे, जब मैग्मा बाहर आता है तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड, फ्लो करता है, सॉलिड भी है ना, एंड उसके अंदर गैसेस भी हैं। Water vapor and carbon dioxide are the principal gases dissolved in magma. Yes, statement number 2 भी correct है। Basaltic magma जो होता है that is hotter, थोड़ा सा गर्म होता है ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में? सिलिसिक मैग्मा, जो कि आपका सिलिका वाला मैग्मा है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी जो है आपका करेक्ट। द मैग्मा सॉलिडिफाइड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन इन अ, जैसे कि सपोज कि ये आपका क्या है, मैग्मा इज कमिंग आउट, और अगर कुछ ऐसे इस तरीके का अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है तो हम इसको डाइक नहीं कहते हैं, वी से इट सिल। अब सिल क्या होता है, डाइक क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जियोमॉर्फोलॉजी, देन ओनली यू विल गेट अंडरस्टैंड इट। ठीक है। तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइक नहीं कहते हैं, सिल कहते हैं। तो ये नंबर जो है आपका ऑप्शन 4 दैट इज इनकरेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन मर्केली स्केल। यस, इंटेंसिटी जो है आपका वो मर्केली स्केल पे मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यस, एनर्जी जो रिलीज होता है, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। यस, ये भी ट्रू है। बट इन द रिक्टर स्केल each whole number demonstrates a 100-fold increase in the amount of energy released. No, this statement जो है आपका ये wrong statement है। तो which of these statements are correct? 1, 2 and 3 are the correct statement. ठीक है। Next, consider the following statement made about the sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed at earth surface by the hydrological system. Yes, this statement true because आपका जो sedimentation है, ठीक है, जो sedimentation है that happens through what? That happens through because you know lot of Himalayan river is carrying the sediments. River is carrying sediments and river is the part of क्या, hydrological system. So that is why sedimentary rocks जो है आपका are formed at earth surface by the hydrological system. ये statement क्या है आपका, is correct. The formation of sedimentary rocks involve the weathering of pre-existing rocks. Yes, जो rock already exist है, ठीक है, जो rock already exist है, ठीक है, दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एजेंट ऑफ इरोजन। जैसे कि एजेंट ऑफ इरोजन क्या क्या है, जैसे कि वेंट्स आर देयर, सनलाइट आर देयर, ठीक है, उसके बाद रेनफॉल आर देयर। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एजेंट ऑफ इरोजन क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है वही क्या होता है, बदल जाता है किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। जब आप रॉक साइकिल पढ़ोगे तो यू विल सी कि जो इग्नियस रॉक है उसी से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से ही फिर क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, और मेटामॉर्फिक रॉक से ही फिर इस तरह से ये प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल, दैट वी विल सी। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। यस, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी सेडिमेंट रॉक होगा, मतलब इफ रिवर इज कैरिंग सेडिमेंट्स विद देम, दैट मीन्स व्हाट, दे आर कैरिंग द मरीन, जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो भी अपने साथ लेके आ रहा है, तो वहाँ पे उसके फॉसिल्स भी होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में। बट जो आपका इग्नियस रॉक होता है, ठीक है, जो इग्नियस रॉक होता है वहाँ पे यू विल नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स। ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपका क्या है, करेक्ट। उसके बाद है आपका स्टेटमेंट नंबर 4 दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली ऑकर इन लेयर। यस,
जो आप लेयरिंग वाला रॉक देखते हो दैट इज व्हाट, जो है वो आपका सेडिमेंट्री, बिकॉज सेडिमेंट आता है, कंपैक्ट होता है, रॉक फॉर्म होता है, फिर से सेडिमेंट आया, फिर से सेडिमेंट आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आगे चलते चलते क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following type of coal contains a higher percentage of carbon than the rest? Bituminous coal, lignite coal, पीट कोल, एंथ्रासाइट कोल। सी, जो आपका एंथ्रासाइट कोल है दैट इज द बेस्ट क्वालिटी का कोल, जहां पे जो परसेंटेज ऑफ कोल है दैट इज मोर देन 80-85%। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस फ्रॉम 2025 टिल 1999। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है 2025 से लेकर के जहां तक भी हो सकता है 2000 तक का, यहां तक मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपको यू विल गेट द आइडिया कि क्वेश्चंस कैसे इवॉल्व हो रहा है यूपीएससी में। पहले द क्वेश्चन वाज लिटिल, उसका जो व्हाट शुड यू से, कि उसका जो मतलब टफनेस था वो ज़्यादा नहीं था। ठीक है, questions were in the form of factual data, but these days the question becomes too much analytical without understanding उसका concept। बिना concept का आपका question you can not solve। ठीक है, तो that is why either in the economics, either in the geography, environment, जो भी है, ठीक है, ये सारे के सारे subject conceptual सब्जेक्ट है जहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो उसका कॉन्सेप्ट समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब जा करके जो है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने अभी जितने भी क्वेश्चंस करा उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फैक्चुअल डेटा है नहीं, एक्चुअली एवरीथिंग वाज अ मैटर ऑफ डिस्कशंस। ठीक है, जैसे ही चीज़ें डिस्कशन होगी, सारा का सारा पिक्चर आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू।